संविधान दिवस के आयोजन को बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर इतने लोगों को देख पा रही हूँ और यहाँ पर भी जो महिलाओं की संख्या है वो बहुत कम नजर आ रही है मुझे। लेकिन फिर भी खुशी इस बात की है कि जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो सबसे बड़ी बात तो कि जाटव चौपाल ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम और आइडेंटिटी पहचान रखती है कि जाटव चौपाल पर एक प्रोग्राम होने वाला है। बाबा साहब ने जिस तरह से देश से जाति व्यवस्था पर आधारित जो भेदभाव है जो सदियों से चला रहा था, जिसके लिए हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो जिम्मेदार थे, उनको हटाने की कोशिश की और वही यहाँ पर एक पहचान के माध्यम से जाटव चौपाल पर ये प्रोग्राम हुआ है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, दिल से बधाई। मैं अपने साथ यहाँ पर मंच शेयर कर रहे अन्य स्पीकर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सिद्धांत गौतम जी और सुनील चौहान जी और आर बाग जी अभी आने वाले हैं, लेट हैं किसी वजह से। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं कि आप यहाँ पर आएंगे, क्योंकि सबके दिल में एक जज्बा है कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश का सबसे बड़ा कानून हमें दिया, अगर संविधान नहीं होता तो कोई भी कानून जो समानता पर बात करता है, जो हर तरह की गैर बराबरी, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, उसको मिटाने की बात करता है। और संविधान एक ऐसा देश का सर्वोच्च कानून है जो ये भी डिफाइन करता है कि भारत देश क्या है। जैसा कि अभी कीर्ति ने भी डिफाइन किया कि भारत की अगर डेफिनेशन दी जाए, परिभाषा दी जाए, तो भारत अपने आप में लोकतांत्रिक देश है, गणराज्य है, पंथनिरपेक्ष है, समाजवादी है, जो किसी भी तरह का किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अगर हम महिलाओं के संदर्भ में देखें तो संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों? क्योंकि वो पूरे संविधान का एक जिस्ट है, संविधान का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि संविधान के माध्यम से जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या अचीव करने की कोशिश की, क्या वो चाहते हैं उसके माध्यम से, और उसके लिए जो सोर्स है, सबसे बड़ी जो पावर है वो कौन है? हम, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। वी द पीपुल ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें महिलाएं भी समान हिस्सेदारी रखती हैं। वी द पीपुल मीन्स men and women both the power of this country। पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि जब आपको वोट का राइट मिलता है, एडल्ट फ्रेंचाइज, वोट के माध्यम से आप सरकार को बना सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। सो बोथ द पीपुल, men and women have the equal rights of vote to make the government। इसके अलावा आगे हम बढ़े कि संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, हम भारत के लोग क्या चाहिए हमें? न्याय। न्याय किस आधार पर? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बाबा साहब ने ये जो शब्द गढ़े प्रस्तावना में, वो बहुत सोच समझ करके गढ़े, क्योंकि जब न्याय की वो बात करते हैं तो सीक्वेंस देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वो इनको आगे भी कर सकते थे, राजनीतिक को पहले लेके आ सकते थे, उसके पीछे वो जानते थे कि सामाजिक बराबरी जब तक नहीं होगी, सामाजिक आधार पर जो ये वर्ण व्यवस्था, जाति आधारित जो समाज है, जब तक उससे गैर बराबरी नहीं हटेगी,
तब तक राजनीतिक और आर्थिक न्याय का कोई महत्व नहीं है। तो सामाजिक न्याय जैसे ही मिलेगा, आर्थिक संसाधनों में लोगों की भागीदारी मिलेगी, तो राजनीतिक भागीदारी स्वयं ही आ जाएगी। तो आजादी के 70 साल बाद भी हम जब ये देखते हैं, खास करके संविधान बनने के बाद, कि अभी भी लोग हमारे समाज के, जिनको हम बहुजन समाज भी कहते हैं, जिसमें SC, ST, OBC माइनॉरिटीज आते हैं, जो देश की 85% जनता है, जो समाज में लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत सारी बुराइयों की शिकार है, जिसकी वजह से वो अभी भी समाज के आर्थिक संसाधनों पर, राजनीतिक भागीदारी में अभी भी उनकी बराबरी हिस्सेदारी नहीं हो पाई है। आप ये कल्पना कीजिए कि संविधान बनने के बाद भी अगर ये हालात हैं, तो संविधान नहीं बनने से पहले, 1949 से पहले के क्या हालात रहे होंगे। अगर महिलाओं के संदर्भ में बात करें, जो इस देश की लगभग 50% आबादी है, उनके राइट के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। संविधान सबको बराबर के हक और अधिकार देता है, लेकिन ये जो समाज में जो वर्णवादी जो व्यवस्था है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, उसमें उनके हक और अधिकारों पर बात तो की जाती है, लेकिन उन्हें देने के लिए कोई आगे नहीं आता है। बाबा साहब ने बहुत सी ऐसी कोशिशें की कि जो महिलाएं हैं, जो धर्म के आधार पर, धर्म ग्रंथों में जिनको एक पशु के साथ तुलना की गई, ढोर, गवार, पशु, ये सब ताड़न के अधिकारी, नारी भी जिसमें शामिल है। सो ताड़न के अधिकारी मतलब उनको एक इंसान माना ही नहीं गया। तो अगर नारी की तुलना ढोर, गवार और पशु से की गई, तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि महिलाओं को क्या अधिकार होंगे उस समय। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार तो था ही नहीं, यहाँ तक कि शूद्र पूरा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पर आधारित है और आगे चलकर जो जाति व्यवस्था में बट गई, तो उसमें महिलाओं के अधिकार, जो छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी और अभी भी होती है, अभी भी बच्चियों की शादी होती है कम उम्र में, लेकिन फिर भी उसमें सुधार आया है हालातों में। जब जल्दी शादी हो जाएगी बड़े लोगों से, तो जाहिर सी बात है कि आदमी की डेथ भी जल्दी हो जाएगी, तो वो विधवा भी जल्दी हो जाती थी। और विधवा होने के बाद जो सती प्रथा, जो आप सब जानते हैं कि उस पर बैन हुआ राजा राममोहन राय के प्रयासों से, जिंदा पति के साथ जला दिया जाता था। और ऐसा नहीं है कि 1947 से पहले था, संविधान बनने के बाद भी रूप कवर का एग्जाम्पल हमारे सामने था, जो जिनको जबरदस्ती सती किया गया और उसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया गया कि वो एक पतिव्रता नारी और सती नारी जो अपने पति के साथ जो है वो जलकर मर गई। अगर आप कई सारी फिल्में भी इस तरह की जो कुरीतियां हैं उनको दिखाने की कोशिश करती है, तो अगर एक फिल्म है प्रणाली, अगर उसको आप देखें तो उसमें वो सब दिखाया गया है उस फिल्मों में कि किस तरह से जो है सती बनाया जाता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण था प्रॉपर्टी का, क्योंकि महिलाओं को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था। अभी बाबा साहब के प्रयासों से जब संपत्ति का अधिकार मिला है, तो कितनी महिलाएं हैं जो अपने संपत्ति, अपने पेरेंट्स की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का क्लेम करती हैं।
अगर करती भी है तो वो बुरी लड़कियां साबित कर दी जाती है कि अगर तू संपत्ति में अधिकार मांगेगी तो आगे चल के तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तो कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? तो अधिकार तो है महिलाओं के, बराबर अधिकार है जो संविधान सुनिश्चित करता है। जब प्रियम्बल में हम आगे बढ़ते हैं, न्याय के बाद तो स्वतंत्रता की आजादी, विचार अभिव्यक्ति की, धर्म की, उपासना की आजादी, और वो सभी को है। क्या ऐसा है कि जो लोग जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं, जिस तरह की विचार अभिव्यक्त करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? क्या वो आजाद है? हम सब देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति, खासकर बहुजन समाज की महिलाओं और लड़कियों के प्रति लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। उनके प्रति लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, और वो सिर्फ घटना एक बहुत छोटा शब्द है। आप उसमें देखिए कि लोगों की मानसिकता कितनी ब्रूटल हो गई है, कितनी खतरनाक हो गई है कि वो एक पूरी कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को एक सबक सिखाना चाहते हैं कि आपकी ऐसे हिम्मत, मैं तो बड़ा अच्छा शब्द बोल रही हूँ, आपकी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे बराबर खड़े होने का साहस कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे है कि तुम पढ़ने जा रही हो स्कूल या कॉलेज? अगर हाथरस की घटना और निर्भया केस को छोड़ दे तो ऐसे हजारों केसेस हैं जो पुलिस में दर्ज ही नहीं होते पुलिस स्टेशन में। More than 50% cases are unregistered, और जो रजिस्टर्ड होते हैं उसमें से 75% केसेस पुलिस स्टेशन तक ही कंप्रोमाइज करा दिए जाते हैं, समझौता करा दिया जाता है उनमें। तो जब हमारे प्रशासन का रवैया ऐसा है, सरकार का रवैया ऐसा है, तो किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो उस केस को कोर्ट तक ले जाए और आखिर में जजमेंट तक वो केस जाए? तो इस तरह की घटनाएं ये दिखाती है कि समाज में बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उसकी वजह से हम और आप यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अपने से संबंधित मुद्दों को समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये समाज का एक तबका जो लगातार वर्णवादी व्यवस्था को, मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसको ये मंजूर नहीं है। और इसलिए वो हाथरस जैसी घटनाओं को, अभी फिलहाल हाल फिलहाल कानपुर में जो घटना घटी, वो कितनी ब्रूटल है कि रेप के बाद मर्डर किया गया और मर्डर के बाद उसको पीसेस में कट करके उसके लंग्स को निकाले। हम जब सोचते हैं तो हमारी रूह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये किस तरह की मानसिकता है? हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं, जहां पर हमारी स्वतंत्रता, हमारी बोलने की आजादी, हमारे अधिकार लेने की आजादी जो है वो किसी न किसी रूप में बाधित करने की कोशिश की जाती है, जबकि हम एक स्वतंत्र समाज में जी रहे हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। अगर हम और आगे बढ़े तो संविधान ये क्लेम करता है कि हम सब समान हैं। समानता, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हैं। क्या सभी समान है? अगर समान होते तो संविधान का आर्टिकल 17 नहीं होता, जो अस्पृश्यता, छुआछूत के उन्मूलन की बात करता है और जो आजादी के 74 इयर्स, 74 साल बाद भी कायम है,
ये सरकार उस पर विचार क्यों नहीं करती, उसको परिवर्तित करने की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि उसको मालूम है कि छुआछूत इस समाज से मिटा ही नहीं है। और तो और अभी पिछले ही महीने की बात है जब सुप्रीम कोर्ट साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनका ऑर्डर जजमेंट आता है कि अगर कोई विद इन द वॉल्स इस चार दीवारी के अंदर हमें जाति के नाम पर कोई गाली गलौज करके चला जाए तो वो एट्रोसिटी के दायरे में नहीं आता। तो हम क्या उम्मीद करें इस सरकार से, इस न्यायपालिका से? क्या हम समान हैं? अभी भी जाति के नाम पर समाज के एक जाति के लोग मैला ढोने के लिए मजबूर हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स जिनको कहते हैं, सरकार ये क्लेम करती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग हमने भारत से हटा दिया। ठीक है, झाड़ू और टोकरा तो नहीं है, लेकिन गांवों में जाकर देखिए। जब मैं हाथरस को मैंने विजिट किया तो वहां पर जो बहुत छोटा सा गांव है जिसमें 4-5 घर जो है वाल्मीकियों के थे और वो एक ही खानदान के लोग हैं एक्चुअली, और उसमें ठाकुर और ब्राह्मण और 2-3 जो कास्ट है वो कुम्हार होगी, प्रजापति होगी, बस इतने लोग हैं वहां पर। तो जो ठाकुर और ब्राह्मण के जो घर है, अभी भी उनकी दीवार, जो घर की दीवार है उसमें एक होल होता है, जो टॉयलेट जो बने होते हैं, ड्राई लेट्रिन्स जिसको बोलते हैं, ड्राई टॉयलेट्स। तो वो पाखाना कौन साफ करने आता है? अभी भी वहां पर हमारे और आपके यहाँ पर जो टॉयलेट है फ्लश्ड वो नहीं है। तो इसका मतलब वो मैला ढोने की प्रथा तो अभी भी कायम है, इसको भी भूल जाए। तो हम सब शहरों में रहते हैं, यहाँ पर शहरों में है ना, गटर होते हैं, जो टॉयलेट्स होते हैं, सीवर की सफाई करने के लिए कौन उतरता है? एक पर्टिकुलर जाति के लोग। क्यों? वैसे सब क्लेम करते हैं कि हम सभी समान हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं। कैसे? आप हमें सामने खड़ा नहीं होने दे सकते, आप हमें साथ बैठने नहीं दे सकते, हमें आप बोलने नहीं दे सकते, आप हमें किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए जबरदस्ती करते हैं। तो किस तरह की समानता? आज भी समानता जो उद्देश्य बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से निर्धारित किया था, वो अभी भी हमें पूरा होता नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल्स के साथ में बता रही हूं। न्याय, स्वतंत्रता और समानता से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर व्यक्ति की गरिमा और अवसर की समानता की बात करती है प्रियम्बल। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। सम्मान से जीना। क्या जो दलित है या बहुजन है या जो महिलाएं हैं, खास करके दलित समाज की महिलाएं, क्या वो सम्मान पूर्वक जीवन जी सकती है? या फिर हम आम महिलाओं की बात करें तो वो घरों में कितने डिसीजन ले पाती है, खुद से कितने निर्णय ले पाती है? घर के निर्णय, बाहर के निर्णय नहीं। महिलाएं हम सिर्फ फॉलो करते हैं, जो डिसीजन ले लिए जाते हैं उनको सिर्फ मानते हैं। वो सिर्फ घर की महिला की बात नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 पंचायतों में महिलाओं के रिजर्वेशन की बात करता है। महिलाएं आ गई, 33% रिजर्वेशन उनका हो गया, पंचायत में आ रही हैं।
अच्छी बात है और हमें उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन अभी भी उनके जो डिसीजंस हैं वो खुद के नहीं हैं। अगर सीट रिजर्व हो गई तो लोगों के अंदर ये हलचल हो जाती है कि मेरी औरत खड़ी होगी या तेरी औरत खड़ी होगी या वो औरत खड़ी होगी जो हमारी बात को मानेगी। वो स्वतंत्र महिला उस सीट पर खड़ी नहीं हो सकती। ऐसी महिलाओं को खड़ी किया जाता है जो एक अच्छी महिला, सो कॉल्ड अच्छी महिला, जो अपने परिवार के पुरुषों की बात मानती है, जो संस्कारों को चलाती है, संस्कार को फॉलो करती है, जो जवाब नहीं देती है, जो सबको खुश रखती है, जो बोलती कम है। और अगर किसी ने बोल लिया, किसी ने ऊंची आवाज में बात कर दी, तो वो खराब महिला हो जाती है। कोई महिला काम करने जाती है तो रात को जब वो वापस आती है तो खुसर खुसर शुरू हो जाती है कि वो खराब महिला होगी। तो जो ये पिक्चर गढ़ी गई है महिलाओं की कि ये खराब महिला है और ये अच्छी महिला है, वो इस पुरुषवादी सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है, जिसमें पुरुष अपने आधिपत्य को, अपने डोमिनेंस को खोना नहीं चाहते। लेकिन आप इसको छोड़कर देखिए तो एक इक्वल समाज बनेगा, एक समान समाज बनेगा, एक स्वतंत्र समाज, डिग्निटी वाला समाज बनेगा। मैं यहां पर बोल रही हूं, आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है, बोलना सीख लिया मैंने। तो अगर सभी महिलाएं शिक्षा प्राप्त करें, उनको आजादी हो, तो एक समाजवादी समाज की कल्पना हम कर सकते हैं, जो बाबा साहब ने सपना देखा था। बाबा साहब ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया था समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का। शिक्षा शेरनी का एक ऐसा दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, लेकिन जब पुरुष को शिक्षा दी जाती है तो वो सिर्फ अपने तक शिक्षित होता है। और बाबा साहब ने कहा था कि अगर किसी समाज की प्रगति को नापना हो, देखना हो, तो ये देखिए कि उस समाज की महिलाओं की क्या स्थिति है। इसी कार्यक्रम को देखने से हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है। आगे अगर हम बात करें अवसर, तो अवसर कितने मिलते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि अगर जाति भेद को मिटाना हो और लिंग भेद को मिटाना हो तो रोटी बेटी का रिश्ता करना होगा। इंटरडाइनिंग और इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह, तो अंतरजातीय विवाह की तो बात ही मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? क्योंकि वो तो ऑनर किलिंग हो जाएगा, सम्मान चला जाएगा। किसका सम्मान चला जाएगा? लड़की शादी कर लेगी तो सम्मान, मतलब लड़की इज्जत। लड़कियों को इज्जत क्यों नहीं दी जाती? लड़कियों को जब समाज की इज्जत माना जाता है तो उनको भी वो इज्जत दी जानी चाहिए। उनको कोई अलग से देवी बनाने की जरूरत नहीं है, उनकी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको एक इंसान बने रहने की जरूरत है। उनको सिर्फ एक इंसान बनने दीजिए। उसको अन्नपूर्णा मत कहिए, उसको दुर्गा मत कहिए, उसको काली मत कहिए।
जस्ट सी इज अ पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। जब उसको एक इंसान मान लिया जाएगा तो हर कोई उसके अधिकारों की बात करेगा। लड़कियां और महिलाओं पर अभी आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उनकी विक्टिमाइज पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उनको ही दोषी करार दिया जाता है, एक्यूज्ड बना दिया जाता है उनको। कैसे? अरे ये रात को गई होगी, इसने कम कपड़े पहने होंगे, इसके संबंध होंगे उस लड़के से, उसके साथ पहले की बातचीत होगी। क्या वाकई में ये हकीकत है जो हम बात करते हैं? 6 साल की बच्चियां, 6 महीने की बच्चियां या 80 साल की एक बूढ़ी अम्मा, वो कैसे कपड़े पहनती हैं? क्या उनको अपने शरीर का होश भी होता है? तो ये जो मानसिकता है, जो ये पुरुषवादी जो सोच है, उसको बदलना होगा। और इस बात को बाबा साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था। तो भारत का जो संविधान है, अगर सिर्फ हम प्रिएम्बल को ही अच्छी तरह से जान लें तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो जिस्ट है वो हमें समझ में आता है। और जब सम्मान की बात करते हैं तो खास करके जो औरत का सम्मान है वो हम सबको बनाना पड़ेगा, उसको बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। इसके बाद जो टॉपिक मुझे दिया गया था कि संविधान की क्या भूमिका है महिलाओं के उत्थान में, तो आई होप कि मैंने वो चीजें यहाँ से क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन संविधान के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। सबसे पहली बात कि संविधान अलग से बात नहीं करता है कास्ट के आधार, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर। संविधान समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर मानता है, बराबर के हक और अधिकार देता है। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने इस समाज की व्यवस्था को समझते हुए महिलाओं को कुछ स्पेशल अधिकार देने की बात की। आर्टिकल 14 और 15 ठीक है, सबको समान अधिकार है, उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन आर्टिकल 15(3) बात करता है कि स्टेट अगर चाहे तो वो महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 24 स्पेशली ये कहता है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, खास करके लड़कियों को और महिलाओं को, जो हैजार्डस जो वर्क है, जो खतरनाक जो काम है, उनमें नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरफ हम देखें तो आर्टिकल 39A, 44, 46, 47 ये ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निर्देशक तत्व हैं जो महिलाओं की स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं, जिसके लिए राज्य अलग से प्रोविजन कर सकता है अगर राज्य चाहे तो। इसी कड़ी में अगर हम हिंदू कोड बिल की बात करें जो बाबा साहब लेकर आए, लेकिन इस कोड पर बाबा साहब को इतनी आलोचना सहनी पड़ी, उनको इतना भला बुरा कहा गया कि बाबा साहब ने दुखी होकर के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों?